गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की। अभी जो ऋतिक ने जैसा पूछा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जब किसी परमाणु में बाहर से कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है। जैसे हम यहाँ ये आपको परमाणु दिखाई दे रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दिख रही है आपको कितनी है, 2, 8, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये हो गया 17। ये हो गए 20। क्लोरीन का परमाणु दिख रहा है आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है। प्रोटॉन की संख्या भी इसमें कितनी होगी, 17 होगी। प्रोटॉन भी इसमें 17 है। जब इसमें कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, एक 18वां इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ये जब प्रवेश करेगा तो इसमें से ऊर्जा मुक्त होगी। क्यों मुक्त होगी, इसके पीछे कारण ये है, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं यानी धनावेशित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता, ऋणावेशित होता। तो प्रोटॉन का जो आवेश है धनावेश, वो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये जो आकर्षण है ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाएगी। यहाँ पे यदि हम एक गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश की बात कराएं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। यदि हम 1 मोल परमाणुओं में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के प्रवेश की बात कराएं तो ये ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में नापी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की जो इकाई होती है वो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होती है या फिर किलो जूल प्रति मोल होती है। तो यहाँ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे ऊर्जा मुक्त होती है, तब ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी जब ऊर्जा मुक्त हो। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होगी जब ऊर्जा अवशोषित होती है। अब ऊर्जा मुक्त कब होगी और अवशोषित कब होगी, तो देखिए ऐसा यहाँ हम क्लोरीन का परमाणु देख रहे हैं। तो ये क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यदि इसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पहुँच जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी। आपको पता है जब ऑर्बिटल पूरा भर जाता है यानी ये पूर्ण पूरित हो जाता है तो स्थायित्व बढ़ जाता है, और जब इसका स्थायित्व बढ़ता है इसका मतलब क्या हो गया, हम कई बार बता चुके हैं, कोई परमाणु अधिक स्थायी कब होगा, जब उसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे ऊर्जा में कमी होती है। जब इसका अष्टक पूर्ण होता है तो ऊर्जा में कमी होती है। इसका मतलब है ऊर्जा में कमी है, और जब ऊर्जा में कमी होती है तो इसका मतलब क्या है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। और ऊर्जा मुक्त हो रही है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो क्या है, नेगेटिव है। इस तरह से
हम पता लगा सकते हैं कि ये नेगेटिव किसकी होगी। अब पॉजिटिव का एग्जाम्पल ले लें हम, नहीं होगी ना। तो ये इसका जो फंडा है ये है कि जहाँ पे स्थायित्व प्राप्त हो रहा है परमाणु को, तो वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी, और जहाँ पे वो स्थायित्व से दूर जा रहा है यानी उसकी अव्यवस्था बढ़ रही है, तो वहाँ पे ऊर्जा एक्सेप्ट होगी, ऊर्जा ग्रहण होगी। अब हम देखें किन में पॉजिटिव होती है। अब हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम यहाँ पे इसकी जगह पे नाइट्रोजन लें, नाइट्रोजन का क्या होता है विन्यास। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p3 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो बाह्यतम कक्ष के जो 2 ऑर्बिटल हैं, 2s आपका फुल फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, और 2p3 आपका हाफ फिल्ड है यानी आधा भरा हुआ है। और आप ये जानते हैं कि जो पूर्ण पूरित या अर्धपूरित ऑर्बिटल होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। यदि हम नाइट्रोजन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने का प्रयास करें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें आएगा, और इसको पेयर होना है। तो पेयर होने के लिए क्या होगा, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसको, और इसका अस्थायित्व तो बढ़ जाएगा। 2 चीज़ें होंगी, एक तो इसका अस्थायित्व तो घटेगा, अस्थायित्व तो घटता है, और यहाँ पे कौन सी एनर्जी चाहिए इसको, पेयरिंग एनर्जी आवश्यक होगी। ये आपको पेयरिंग एनर्जी भी इसको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जोड़ा बनाना है यानी युग्मन ऊर्जा इसको चाहिए है। तो युग्मन ऊर्जा के लिए अलग से ऊर्जा उसको आवश्यक होगी, और दूसरा इसका स्थायित्व भी घटता है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होगी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसे नियोन की बात करें तो ये बहुत अधिक पॉजिटिव होगी, क्योंकि नियोन में क्या है, नियोन का जो विन्यास है वो पूर्ण पूरित है, 2p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका पूरा अष्टक कंप्लीट है। जब हम इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ये कैसी होगी, हाईली पॉजिटिव होगी, उच्च धनात्मक होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी इसकी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लें, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो एक तो परमाणु का आकार इसको प्रभावित करता है, परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज इसको प्रभावित करेगी। एटॉमिक साइज यानी परमाणु का आकार कैसे इसको प्रभावित करेगा, जो नाभिक है, नाभिक का जो धनावेश है उसकी बाह्यतम कक्ष की दूरी कितनी है। यदि ये दूरी ज़्यादा होगी दूरी अधिक होगी तो क्या होगा, ये आकर्षण कम लगेगा, और दूरी कम होगी तो आकर्षण ज़्यादा लगेगा। तो परमाणु के आकार का परिणाम हम देख सकते हैं। किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाईं को जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पे होता क्या है, बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार क्रमशः घटता है, यानी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अगर तो आकार क्या होगा, आकार घटता है, आपको पता है, क्योंकि बाह्यतम कक्ष
इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए नाभिक में अधिक चार्ज होता है, उसके पास अधिक आवेश होता है, इसलिए उसका आकार घटता है। जब आकार घटेगा तो नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन के प्रति बढ़ेगा, और जब आकर्षण बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है ये भी आपकी कैसी होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी, ऊर्जा अधिक मुक्त होगी। और दूसरा प्रभाव क्या है, इसका दूसरा इफेक्ट होता है शील्डिंग इफेक्ट, यानी परिरक्षण प्रभाव। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण का मतलब है किसी बल को रोकना। जैसे आपका नाभिक है, नाभिक में धनावेश होता है, और जो बाह्यतम कक्ष से जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋणावेश है, इसको नाभिक के द्वारा इसको आकर्षित किया जाता है। लेकिन यदि इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हों, ये इलेक्ट्रॉन होते अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे, ये इसको बाहर की ओर धक्का देंगी। पता है इनमें भी ऋणावेश है, धनावेश इसको आकर्षित करेगा और ऋणावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। जब ये ऋणावेश इसको बाहर की ओर रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो इसका जो प्रभावी आकर्षण है वो कम हो जाएगा। देखिए कैसे कम होगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन का ही लीजिए आप। नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे, 7। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 7, प्रोटॉन होंगे 7। अंदर की कक्षा में नाइट्रोजन में कितनी कक्षाएं होंगी, 1s2 और 2s2 और 2p3 हैं। तो इसमें जो अंदर की 2 कक्षाएं हैं, आपको अंदर की 1s2 दिख रही है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके लिए कम हो जाएंगी। कैसे कम हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे हमने 7 प्रोटॉन लिए हैं, 7 धनावेश हैं, और ये इस अंदर की कक्षा में 2 ऋणावेश हैं, और जो बाहर की कक्षा है इसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। आपके यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव चार्ज है, यानी यहाँ Z = है 7, लेकिन अब ये 2 इसमें माइनस हो जाएंगे, यानी हम इसको कितना माने, न्यूक्लियस को इतना पूरा माने, क्योंकि इस पे जो आकर्षण लग रहा है, इन पे बाहर से इलेक्ट्रॉन आने वाला है, इस पे जो आकर्षण लगेगा वो इस स्फीयर के बाहर है ही, इसकी स्फीयर का लगेगा। इस स्फीयर में आपके 7 तो पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो जो प्रभावी आवेश कितना होगा, +5। तो यहाँ पे जो प्रभावी नाभ की आवेश है वो शील्डिंग के कारण कम हो जाता है। कितना कम हो गया जी, ये अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 प्रोटॉन का आकर्षण ना लग के कितने का आकर्षण लगेगा, आपका +5 लगेगा। तो इस तरह से ये जो प्रभाव होता है नाभ की आकर्षण, यानी प्रभावी नाभ की आकर्षण, जो वास्तविक नाभिक है, नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उसकी तुलना में कम लगता है, ये प्रभाव होता है शील्डिंग का, यानी ये प्रभावी नाभ की आवेश में कमी कर देता है। ये जो कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने के कारण होती है। यानी इसमें एक रस्सा किसी टाइप की चलती है, या अंदर से जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इस पर भी अलग अलग प्रभाव होते हैं। s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल की जो साइज होती है, जो उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है,
गोलाकार होती है, और जब गोलाकार होता है वो 2s सबसे नज़दीक होता है नाभिक के, 1s और 2s, तो इनके प्रभाव ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये नाभिक को पूरी तरह से घेरे होते हैं और ये नाभिक के बिल्कुल पास होते हैं, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करें 2p की करें बात, तो p ऑर्बिटल क्या होता है आपको पता है, डंबल के आकार का होता है, और नाभिक के पास यहाँ पर बीच में इसमें क्या नोडल प्लेन होते हैं, तो नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना यहाँ कम रहती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बाहर ज़्यादा रहती है, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट यानी p का शील्डिंग इफेक्ट s की तुलना में कम होता है, यानी 2s का जो शील्डिंग प्रभाव है, परीक्षण प्रभाव है, ज़्यादा होगा और 2p का परीक्षण प्रभाव कम होगा। इसी तरह से 3d में देखें तो इसका परीक्षण प्रभाव और कम हो जाएगा, क्योंकि d में भी जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो बाहर की तरफ ज़्यादा रहता है और बीच में कम रहता है, इसीलिए परीक्षण प्रभाव का जो क्रम है वो S से लेकर के F तक क्रमशः कम होता जाता है। तो ये हो गया आपका परीक्षण प्रभाव। और तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है वो है परमाणु का विन्यास, और विन्यास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यदि आपका पूर्ण पूरित है, कोई भी ऑर्बिटल पूर्ण पूरित है यानी अधिक स्थायी है, तो इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना ज़्यादा कठिन होगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, मोर पॉजिटिव होगी, ज़्यादा पॉजिटिव होगी। अर्धपूरित है यदि, हाफ फिल्ड है तो ये भी स्थायी होता है, इस स्थायित्व के कारण इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि अर्धपूरित में एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका बैलेंस डगमगाएगा। जैसे आपने नाइट्रोजन का उदाहरण लिया, क्योंकि नाइट्रोजन में अर्धपूरित हैं, और आपने नियोन का एग्जाम्पल लिया, नियोन में पूर्ण पूरित हैं। तो इस तरह से ये 3 इफेक्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। यदि आवर्तों में देखा जाए तो आवर्तों में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान घटता है या ये कहें कि ऋणात्मक रूप से बढ़ता है। और जैसे ही आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने वाला है उसके बीच की दूरी घटेगी, वो उसके बीच की दूरी बढ़ेगी तो जो आकर्षण है वो घटेगा। जब आकर्षण घटेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ऋणात्मक रूप से घटेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है